हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और कैसे हो बच्चों? बढ़िया। तो ठीक है, आज बेटे नया अध्याय लेकर आए हैं और इस अध्याय का नाम है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। तो बेटे कभी आपने सोचा है कि अगर हमारी जनसंख्या में या मानव की जनसंख्या में कोई ऐसा मनुष्य पैदा हो जाए जिसके सिर पर सींग आ जाए या जिस पर पूंछ आ जाए, तो बेटे अपन क्या समझेंगे कि यार अचानक इसके अंदर ये लक्षण कहां से आ गए। तो सीधी सी परिभाषा याद रखना बच्चों कि अगर किसी जनसंख्या में अचानक कोई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो यह अचानक लक्षण उत्पन्न होने की जो घटना है, इस घटना को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपन उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन में सबसे पहला टॉपिक जो बच्चों अपन लेंगे और ये टॉपिक हमारा यहां पर होगा, ये होगा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले यहां शुरुआत करते हैं यानी परिचय। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे बेटे ये होगी परिचय। तो परिचय में पहला वैज्ञानिक आपको याद रखना होगा और ये वैज्ञानिक है ह्यूगो डी व्रीज। तो ह्यूगो डी व्रीज में एक तो सबसे पहले तो याद रखना कि इन्होंने बेटे उत्परिवर्तन को खोजा और जिसके अंदर खोजा तो ये पौधा था संध्या प्रिमरोज, यानी इसको आप कह सकते हो लेथाइरस यानी संध्या प्रिमरोज या इवनिंग प्रिमरोज, संध्या प्रिमरोज। इस पौधे के अंदर इन्होंने उत्परिवर्तन की खोज की और साथ में आपको याद रखना है कि इन्हीं वैज्ञानिकों ने उत्परिवर्तन नाम दिया। तो उत्परिवर्तन को खोजने वाले वैज्ञानिक और उत्परिवर्तन नाम देने वाले वैज्ञानिक, और साथ में बेटे इन्होंने क्या किया, उत्परिवर्तन सिद्धांत भी दिया। उत्परिवर्तन सिद्धांत, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि सबसे पहले परिचय में आपको याद रखना है ह्यूगो डी व्रीज। तो ह्यूगो डी व्रीज ने सबसे पहले पादपों के अंदर उत्परिवर्तन को खोजा। तो जिस पौधे के अंदर खोजा उसका नाम था संध्या प्रिमरोज। उसके बाद में बेटे उत्परिवर्तन शब्द भी इन्होंने दिया और इन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत भी दिया। लेकिन जंतुओं में एक और वैज्ञानिक हुए जिनको आपको याद रखना है और ये वैज्ञानिक हैं मॉर्गन। ये वैज्ञानिक है बेटे मॉर्गन। तो मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में उत्परिवर्तन की खोज। तो याद रखो बच्चों कि पादपों के अंदर उत्परिवर्तन को खोजने वाला वैज्ञानिक था ये तो ह्यूगो डी व्रीज, और जंतुओं के अंदर उत्परिवर्तन को बताने वाला वैज्ञानिक है यानी मॉर्गन। अब ये उत्परिवर्तन होते क्या हैं, तो बच्चों याद रखना है कि ये उत्परिवर्तन जो है अचानक, यहां पर आपको याद रखना है अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, यानी आपको याद रखना है कि उत्परिवर्तन क्या है, कि उत्परिवर्तन है अचानक होने वाले बदलाव। अब ये अचानक बदलाव किस वजह से होते हैं, तो बेटे ये जो बदलाव होते हैं अचानक, ये बदलाव होते हैं गुणसूत्र या फिर जीनी संरचना में परिवर्तन के कारण। जीनी संरचना में परिवर्तन के कारण। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि जीनी संरचना में परिवर्तन के कारण। तो बच्चों आपको क्या क्या याद हुआ कि उत्परिवर्तन को किसने खोजा, ह्यूगो डी व्रीज ने। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया, ह्यूगो डी व्रीज ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया, ह्यूगो डी व्रीज ने। लेकिन जंतुओं के अंदर उत्परिवर्तन के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक है तो वह वैज्ञानिक है बेटे मॉर्गन ने क्या किया, ड्रोसोफिला के अंदर उत्परिवर्तन के बारे में बताया। उसके बाद में आप देखो कि उत्परिवर्तन होते क्या है, तो बेटे मैंने क्या कहा कि अचानक हमारे पूंछ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है यार कि पूंछ आ जाए तो बेटे क्या होगा कि शादी ब्याह में पल्लू नहीं बांधने पड़ेंगे, पूंछ से ही बांध के फेरे लगवा लो तो आराम से। उसके अलावा क्या होगा, टीचर को भी फायदा होगा
कि यार जो है आपको पढ़ाता रहेगा, पीछे से बोर्ड साफ होता रहेगा, लेकिन बेटे नुकसान भी होंगे कि मान लो बाइक चला रहे हो, पूंछ निकल के बाइक में घुस गई तो फिर नुकसान है ना। तो यहाँ पर अगर किसी जंतु में अचानक कोई बदलाव आता है, अचानक कोई परिवर्तन आता है, तो अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। फिर आप सोचोगे ये अचानक क्यों आया, तो बेटे ध्यान रखना, यह अचानक दो कारणों से आ सकता है। या तो उस जंतु के गुणसूत्रों की संरचना में बदलाव आ जाए, या फिर उस जंतु की जीनी संरचना में बदलाव आ जाए। तो इन कारणों से उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में फिर देखो बेटे उत्परिवर्तन का स्रोत क्या है। तो उत्परिवर्तन जो होते हैं, उत्परिवर्तन ये एक प्रकार की असतत विभिन्नताएं हैं। असतत विभिन्नताएं। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि उत्परिवर्तन का जो स्रोत होता है, ये स्रोत याद रखना बेटे असतत विभिन्नताएं, यानी उत्परिवर्तन के कारण जो अचानक बदलाव आता है, इन बदलाव को असतत विभिन्नताएं कहते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो जीन विनिमय के कारण भी बदलाव आता है, लेकिन बेटे जीन विनिमय पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। तो ये जो विभिन्नताएं उत्पन्न करता है वो विभिन्नताएं सतत विभिन्नताएं होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। लेकिन उत्परिवर्तन के कारण जो अचानक बदलाव आता है वो असतत। असतत का माने ऐसा है कि ये कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होगी, यानी असतत विभिन्नताएं ये होती है कि अचानक उत्पन्न हो जाए, तो बेटे ये उत्परिवर्तन के कारण होगी। तो असतत विभिन्नताओं का जो स्रोत होगा, ये स्रोत भी उत्परिवर्तन होगा। उसके बाद में फिर आप आगे देखिएगा कि उत्परिवर्तन का जो बेटे इकाई होती है, यानी उत्परिवर्तन की इकाई। तो ये जो इकाई है उत्परिवर्तन की, ये इकाई होती है म्यूटोन। तो बच्चों ये भी याद रखना है कि उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटोन कहते हैं। उसके बाद में अगर आपने सुना हो तो ये तीन इकाइयां होती है, सिस्ट्रॉन, म्यूटोन और रिकोन। तो बेटे रिकोन तो जीन विनिमय की इकाई है ना। तो यहां आप याद रख सकते हैं कि ये तीन इकाइयां हैं। एक इकाई तो यहां पर रिकोन है, एक इकाई जो मैंने अभी आपको बताई म्यूटोन है, और एक इकाई यहां पर होती है सिस्ट्रॉन। तो ये तीन इकाइयां याद रखना। ये जो रिकोन है ये इकाई है जीन विनिमय। म्यूटोन इकाई है बेटे उत्परिवर्तन की, और ये इकाई होती है डीएनए की। तो थोड़ा सा याद रख लेना कि उत्परिवर्तन की इकाई को तो म्यूटोन कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में तीन इकाइयां और अलग होती है। जैसे रिकोन तो जीन विनिमय की इकाई को कहते हैं, म्यूटोन उत्परिवर्तन की इकाई को कहते हैं, और सिस्ट्रॉन डीएनए की इकाई को कहते हैं। तो यहां वापस आ जाए कि उत्परिवर्तन की इकाई ये है म्यूटोन। उसके बाद में बच्चों आप ये समझेंगे कि ये जो उत्परिवर्तन होते हैं ये आनुवांशिक भी होते हैं या नहीं होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो फिर यहां आप लिखिएगा कि जो उत्परिवर्तन होते हैं ये आनुवांशिक होते हैं। उत्परिवर्तन जो होते हैं ये आनुवांशिक होते हैं। यानी आनुवांशिक का मतलब क्या है कि ये जो बदलाव है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाएगा। फिर बात आती है क्या उत्परिवर्तन लाभदायक होते हैं या फिर हानिकारक होते हैं। तो बच्चों दोनों होते हैं। यानी उत्परिवर्तन जो होंगे तो उत्परिवर्तन याद रखिएगा कि बेटे ये लाभदायक भी होंगे और ये क्या होंगे, हानिकारक भी होंगे। लाभदायक भी होंगे और हानिकारक भी होंगे, लेकिन याद रखना ये हानिकारक ज्यादा होंगे। लाभदायक कम होंगे लेकिन हानिकारक ज्यादा होंगे। तो दो पॉइंट याद हो गए कि उत्परिवर्तन आनुवांशिक भी होते हैं, उत्परिवर्तन लाभदायक और हानिकारक भी होते हैं। अब बात आती है कि ये जो बदलाव है, ये जो उत्परिवर्तन है, ये उत्पन्न किसके कारण होते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक, यानी यहां पर जो उत्पन्न करने वाले जो कारक होंगे, इन कारक को बेटे कहा जाएगा यानी म्यूटाजन।
उत्परिवर्तन को उत्पन्न करने वाले जो कारक है, इन कारक को म्यूटाजन कहा जाएगा। यानी ऐसे कारक जिनके कारणों से शरीर में बदलाव आते हैं, अचानक उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, तो इन्हें म्यूटाजन कहेंगे। अब म्यूटाजन किस किस रूप में पाए जाएंगे? तो बेटे यहां पर सबसे पहले याद रखना कि ये रेडिएशन के रूप में पाए जाएंगे। जैसे रेडिएशन में आप याद रख सकते हैं एक्स रे हो सकता है ना, ये याद रखना। इसमें बेटे अल्ट्रा वायलेट रेज हो सकता है, ये याद रखना, यानी गामा रेज हो सकता है। तो विकिरणों के रूप में आपको याद रखना है कि एक्स रे भी हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट रेज भी हो सकता है, या फिर गामा रेज भी हो सकता है। कुछ रासायनिक पदार्थ होंगे जिन्हें अपन कह सकते हैं मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस तो याद रखना बेटे, ये युद्ध गैस भी है। मस्टर्ड गैस एक युद्ध गैस भी है जो कि शरीर में बदलाव उत्पन्न करती है। उसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड भी होते हैं बेटे, HCHO, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी याद करो बेटे भोपाल गैस कांड। तो भोपाल गैस कांड में जो जहरीली गैस मुक्त हुई थी, उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो बच्चों यहां पर आप देख लीजिएगा कि उत्पन्न उत्परिवर्तन करने वाले जो कारक है, उन कारकों को आप क्या कहोगे? म्यूटाजन। इन्हें म्यूटाजन कहोगे। और म्यूटाजन के रूप में आपको याद करना है जितने भी प्रकार के विकिरण होते हैं, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर बेटे जो बम गिराए गए थे, वहां अभी भी विकिरण से कई बच्चे जो है वह बीमारग्रस्त पैदा होते हैं। तो विकिरण में आपको एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज याद करना है। उसके अलावा रासायनिक पदार्थों में मस्टर्ड गैस है, फॉर्मेल्डिहाइड है और मिथाइल आइसोसाइनाइड है। MIC की पूरा नाम आप याद रखेंगे, इसका पूरा नाम होता है बेटे मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो बच्चों ये तो मेरा एक इंट्रोडक्शन था कि उत्परिवर्तन होता क्या है। तो अगेन आप इसको रिपीट कर सकते हैं कि पहला परिचय से अपन ने शुरू किया है, और आपको ये याद होना जाना चाहिए कि उत्परिवर्तन यानी जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन। तो बच्चों याद रह जाएगा क्या है उत्परिवर्तन? शरीर में या जीवों में अचानक होने वाले उत्परिवर्तन या अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, अब खोजा किसने? तो दो वैज्ञानिक आपको याद रखना है। पहला वैज्ञानिक कौन सा बेटे? ह्यूगो डी व्रीज, जिन्होंने एक संध्या प्रिमरोज के अंदर है ना ओइनिथेरा लेमार्कियाना, ये पौधे का नाम है बेटे, ध्यान रखना, ओइनिथेरा लेमार्कियाना। तो उस पौधे के अंदर इन्होंने उत्परिवर्तन को खोजा। खोजने के साथ ही उत्परिवर्तन नाम भी दिया और इससे संबंधित कुछ बिंदु भी बताए, जिसको इन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत कहा। यहां तक भी क्लियर हो गया। फिर आपको याद रखना है कि जंतुओं के अंदर ये उत्परिवर्तन के बारे में किसने बताया? तो क्या याद है आपको? मॉर्गन। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर बेटे उत्परिवर्तन से संबंधित या उसके बारे में बताया। यहां तक क्लियर? अच्छा, परिभाषा क्या है? जीवों में अचानक होने वाले बदलाव। ठीक है बेटे, ये जो बदलाव है ये किसकी वजह से आए? तो आपको क्या बताया? ये गुणसूत्रीय संरचना या जीनी संरचना में बदलाव के कारण आते हैं। यह भी आपको याद हो गया बेटे। और जो उत्परिवर्तन के कारण शरीर में असमानताएं आती है या शरीर में जो विभिन्नताएं आती है, उन विभिन्नताओं को अपन असतत विभिन्नताएं कहेंगे। तो असतत विभिन्नताओं का जो मुख्य स्रोत होते हैं, ये होते हैं बेटे कौन? उत्परिवर्तन। जैसे जीन विनिमय के कारण भी विभिन्नताएं आती है, लेकिन ये विभिन्नताएं कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी हर युग्मक जनन के दौरान आती है, तो ये सतत विभिन्नताएं हैं। लेकिन बेटे उत्परिवर्तन तो क्या है? अचानक उत्पन्न हुए हैं। जब ये अचानक उत्परिवर्तन पैदा होंगे तो ये विभिन्नताएं भी अचानक पैदा होगी, है ना, एक साथ तो नहीं होगी। तो इन्हें कहेंगे असतत विभिन्नताएं। यहां तक क्लियर हुआ? फिर मैंने कहा कि ये जो उत्परिवर्तन है ये आनुवांशिक होते हैं बेटे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि उत्परिवर्तन जो है ये लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। ये भी आपको याद हो गया। और फिर आपको एक लास्ट बिंदु याद रखना है कि जिन कारकों से या जिन कारणों से ये उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, उनको आप याद रखोगे म्यूटाजन। याद रखो,
उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक, क्या नाम है? म्यूटाजन, यानी उत्परिवर्तन जन। इसका हिंदी नाम याद कर लेना बेटे, इन्हें कहते हैं उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन जन, यानी इसको हिंदी में आप कहोगे उत्परिवर्तन जन। अच्छा, उदाहरण कौन कौन सा याद करोगे? जैसे विकिरण है, मस्टर्ड गैस है, फॉर्मेल्डेहाइड है और मिथाइल आइसोसाइनाइड है। तो ये तो हमारे पास में उत्परिवर्तन का पहला टॉपिक बच्चों याद होगा, जिसको अपन ने इंट्रोडक्शन दिया है। अब आइएगा अपन इसका दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, और ये होगा हमारे पास में नंबर 2, टाइप ऑफ म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के प्रकार, उत्परिवर्तन के प्रकार। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी यहां पर आपको याद रखना है उत्परिवर्तन के प्रकार, उत्परिवर्तन के प्रकार। तो उत्परिवर्तन के प्रकार, तो बेटे यहां पर ये होंगे 2 प्रकार के, 2 प्रकार। तो 2 प्रकार सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि एक कैपिटल ए, जिसको अपन कहेंगे गुणसूत्रीय, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और दूसरा बेटे यहां पर याद रखना कि ये होंगे यहां पर जीन उत्परिवर्तन। तो ध्यान रखना, सबसे पहले उत्परिवर्तनों को अपन 2 भागों में बांटेंगे, और ये भी याद रखना इसमें 2 के 2, 2 के 2, इस तरह से कई सारे पार्ट होंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि उत्परिवर्तनों के 2 प्रकार होते हैं, एक तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा होता है बेटे जीन उत्परिवर्तन। तो आइएगा अपन शुरू करते हैं, पहला पार्ट अपन शुरू करते हैं, और ये होगा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी इसको इंग्लिश में भी आप कह सकते हैं, यानी क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो बेटे यहां पर जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, ये उत्परिवर्तन 2 कारणों से आएंगे। इसका जो कारण है, इसका जो कारण है वह 2 होंगे, एक तो संख्या में बदलाव, संख्या में परिवर्तन, ये याद रखना बेटे, एक तो संख्या में परिवर्तन और एक आपको याद रखना है संरचना में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन। तो बच्चों अच्छी तरह से समझ लें कि गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन है ये 2 कारणों से उत्पन्न होंगे। इसमें पहला कारण हमारा जो स्मॉल ए होगा वो तो संख्या में बदलाव, और जो दूसरा कारण होगा ये होगा संरचना में बदलाव। तो इसके भी 2 प्रकार हैं, याद रखना बेटे, यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन इसके 2 प्रकार हैं। तो इसके 2 प्रकार में सबसे पहला प्रकार मैं ले रहा हूं संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन। तो याद रखना गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन जो है ये बेटे 2 तरह से आएंगे, एक तो संख्या में बदलाव के कारण और दूसरा क्या याद हुआ, संरचना में बदलाव के कारण। तो पहला अपन कौन सा शुरू करेंगे, संख्या में बदलाव के कारण। अब ये संख्या में परिवर्तन बेटे, तो यहां पर 2 तरह से संख्या में परिवर्तन आ सकता है। एक तो परिवर्तन आ सकता है प्लस माइनस n के रूप में, एक परिवर्तन आ सकता है प्लस माइनस 1 के रूप में। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या में परिवर्तन जो होंगे ये भी बेटे कितने प्रकार के होंगे, ये भी यहां पर 2 प्रकार के होंगे। तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं और इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं। तो पहले आप ध्यान से देख लें कि अपन ने क्या शुरू किया। तो अपन ने शुरू किया बेटे यहां पर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन 2 कारणों से उत्पन्न होंगे। पहला कारण याद रखना बेटे संख्या में, संख्या में परिवर्तन के कारण, और दूसरा याद रखना संरचना में परिवर्तन के कारण। तो पहले अपन ने कौन सा चुना, संख्या में परिवर्तन के कारण। तो संख्या में परिवर्तन 2 तरह से आएगा, या तो जो है अगुणी सेट बढ़े या घटे, या फिर किसी भी सेट पर 1 या 2 गुणसूत्रों की वृद्धि हो या कमी हो। तो बेटे जो संख्या में परिवर्तन है इसके 2 प्रकार होंगे। ये पहला प्रकार मैं यहां पर ले रहा हूं, तो पहला प्रकार यहां पर ले रहा हूं सुगुणिता, सुगुणिता, यानी सुगुणिता को यहां कहेंगे यूप्लॉइडी। ये बच्चों ध्यान रखना,
पहला जो प्रकार आ रहा है यह सुगुणिता है। तो सुगुणिता का माने ये है कि यहां पर आपको याद रखना है प्लस माइनस एन, और एन क्या है? अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। यानी जैसे मनुष्य के अंदर एन बराबर 23 होता है, तो बेटे या तो 23 गुणसूत्र एक साथ बढ़ेंगे या 23 गुणसूत्र एक साथ कम होंगे। तो इसको अपन ने प्लस माइनस के रूप में बताया है। तो यहां आप देखो कि ये प्लस माइनस दो तरह से हो सकते हैं बेटे। कैसे हो सकते हैं? कि 2n प्लस n भी हो सकता है और यहां पे 2n माइनस n भी हो सकता है। 2s माइनस n भी हो सकता है। तो अब यहां पर अपन देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो ये जो यूप्लॉइडी है, तो यूप्लॉइडी का माने होता है अगुणित सेट यानी n में परिवर्तन। तो बेटे यहां आपको याद रखना है कि सुगुणिता का माने होगा अगुणित सेट में परिवर्तन, और इसका पहला जो प्रकार होगा, ये पहला प्रकार यहां पर होगा यानी मोनोप्लॉइडी। पहला प्रकार यहां पर होगा मोनोप्लॉइडी। तो मोनोप्लॉइडी का जो फॉर्मूला बनेगा ये 2n माइनस n बराबर n होगा। तो बेटे क्या लिखोगे यहां पर? यानी एक अगुणित सेट में कमी। ये याद रखना, ये यहां पर आपको याद रखना है कि मोनोप्लॉइडी का माने ये फॉर्मूला आपका बन गया कि 2n माइनस n बराबर n, यानी यहां पर माइनस n का माने एक अगुणित सेट में कमी। तो ये तो आपको याद रखना है मोनोप्लॉइडी। इसका उल्टा हो जाए बेटे यहां पर, और इसको मैं बोल दूं यहां पर पॉलीप्लॉइडी। बहुगुणिता इसको कहते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी का माने होता है प्लस, तो यहां हो जाएगा 2n प्लस n बराबर 3n। तो बेटे यहां पर क्या है? एक अगुणित सेट में वृद्धि। तो यहां पर ये एक अगुणित सेट में वृद्धि, एक अगुणित सेट में वृद्धि। तो यहां 2n भी हो सकता है। यहां बेटे 2n प्लस n बराबर, ये यहां तो बेटे 3n हो जाएगा, और यहां पर 2n तो रहता ही है, और n प्लस n बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? 4n। ऐसे कितने भी n बढ़ सकते हैं। तो बेटे ये होता है पॉलीप्लॉइडी यानी बहुगुणिता। ये एक गुणिता है और ये है बहुगुणिता, यानी इसको आप याद रख सकते हैं बहुगुणिता। तो बच्चों एक बार और अच्छी तरह से देख ले, कौन सा उत्परिवर्तन पढ़ रहे हो? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। शुरू में मैंने बता दिया कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो कारणों से होगा, संख्या में परिवर्तन के कारण, और दूसरा याद कर लेना संरचना में परिवर्तन के कारण। अभी जो आप पढ़ रहे हो बच्चों याद रखना संख्या में परिवर्तन। संख्या में परिवर्तन भी दो तरह से आ सकता है। एक तो पूरा का पूरा अगुणित सेट में परिवर्तन आ जाए, अगुणित सेट बढ़े या घटे, या फिर किसी भी सेट पर एक या दो गुणसूत्र बढ़े या घटे। तो बच्चों यही समझ लो कि एक परिवर्तन तो अगुणित सेट के रूप में दिख रहा है और एक परिवर्तन एक या दो गुणसूत्र के रूप में दिख रहा है। तो संख्या में परिवर्तन के भी दो प्रकार हैं, और ये पहला प्रकार आपने यहां पर अभी पढ़ा जिसका नाम है सुगुणिता। तो सुगुणिता में आपने याद कर लिया कि बेटे यहां पर जो बदलाव आएगा वो अगुणित सेट में आएगा। अब दो ही तरह से तो बदलाव आता है यार, कि एक बार तो या तो सेट बढ़ता है या सेट घटता है। बे बदलाव तो तभी आएगा, या तो कोई चीज बढ़ेगी या कोई चीज घटेगी। तो सबसे पहले इसमें याद रखना मोनो। तो मोनो का माने हमेशा माइनस से याद करना बेटे आप। तो मोनोप्लॉइडी जिसके अंदर 2n माइनस n, यानी यहां पर आपको ये देखिएगा हर जंतु के अंदर द्विगुणित अवस्था तो 2n ही होते बेटे। तो यहां पर 2n माइनस n बराबर n, ये इसका फॉर्मूला बन गया मोनोप्लॉइडी का। और इससे आपको क्या याद हो गया कि इसमें एक अगुणित सेट की क्या हो गई बेटे? कमी हो गई। तो मैंने यहां लिख दिया एक अगुणित सेट में कमी। इसका उल्टा कर दो पॉलीप्लॉइडी। तो अब अपन ने क्या किया?
2n प्लस n कर दिया तो बराबर तो 3n हो जाएगा, है ना। तो यहां पर एक या अधिक, ये ध्यान रखना कि यहाँ एक और या अधिक, ये ध्यान रखना, एक या फिर इसमें अधिक अगुणित सेट में वृद्धि होगी। अगर एक सेट में वृद्धि होती है तो 2n तो पहले से ही बेटे n लगा तो 3n ट्रिप्लोइड हो गया। 2n पहले से ही, फिर एक और दो अगुणित सेट में वृद्धि तो n और 2n तो 4n हो गया। 3 अगुणित सेट में वृद्धि होगी तो 5 यानी पेंटाप्लोइड हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये तो हमारे पास में है सुगुणिता। तो सुगुणिता में याद रखना किसके रूप में परिवर्तन आया, अगुणित सेट के रूप में। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं अपन, दूसरे नंबर पर यहां पर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो होगा बेटे, यहां पर दूसरे नंबर पर जो होगा, ओके, तो यहां बेटे यहां हमारे पास में आएगा दूसरा, और दूसरा होगा यहां पर एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी यानी इसको आप हिंदी में याद रखेंगे असुगुणिता, यानी दूसरा क्या होगा, असुगुणिता। असुगुणिता, तो असुगुणिता का माने ये होगा बच्चों कि यहां पर आपको प्लस माइनस एक याद रखना पड़ेगा। यानी पहले तो प्लस माइनस क्या था, n, यानी एक साथ या तो 23 गुणसूत्र बढ़ेंगे या एक साथ 23 गुणसूत्र कम होंगे। यहां पर किसी भी सेट पर एक गुणसूत्र की कमी या अधिकता, तो यहां इसका मतलब आप लिख लीजिएगा किसी भी सेट पर एक या दो गुणसूत्र की कमी, एक या दो गुणसूत्र की कमी, या फिर इसे आप बोल दोगे अधिकता, कमी या अधिकता। तो यहां पर भी ध्यान रखना, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि 2n तो होगा ऐसे, या तो बेटे -1 हो जाएगा या फिर 2n में +1 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी सेट पर तो ये याद रखना, जैसे मान लेते हैं ये हमारे अंदर बेटे ये टोटल डॉट डॉट कितने सेट होते हैं, 23 सेट, यानी यहां पर ये 23 सेट है। तो किसी भी सेट पर या तो यहां पर ये एक गुणसूत्र हट जाए या फिर किसी भी सेट पर एक गुणसूत्र बढ़ जाए। तो हटेगा तो इस कंडीशन को तो आप क्या कहोगे, 2n-1, और अगर बढ़ेगा तो इस कंडीशन को आप कहोगे 2n+1। तो आइएगा इसके भी दो प्रकार होंगे, यानी यहां पर ध्यान रखिएगा इसके भी दो प्रकार होंगे। तो दो प्रकार में इसका पहला प्रकार जो होगा ये होगा बेटे मोनोसोमी। मोनोसोमी, तो मोनोसोमी का माने होगा यानी 2n-1। अगर मनुष्य है बेटे, ये मनुष्य में पढ़ रहे हैं तो 2n-1 बराबर यहां पर रह जाएगा 45। अगर मनुष्य है तो यहां पर आप देखिएगा कि मोनोसोमी का माने होगा 2n-1। 2n-1 यानी किसी भी सेट पर एक गुणसूत्र की कमी होगी। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल याद रखना बेटे, वो होता है टर्नर सिंड्रोम। यानी इसका एग्जाम्पल जो आप याद रखेंगे वो है टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम का मतलब यह है एक्स के रूप में मोनोसोमी, एक्स के रूप में मोनोसोमी, एक्स के रूप में मोनोसोमी। यानी अब देखो यहां पर अपन फीमेल की बात करते हैं, फीमेल, तो फीमेल का नॉर्मल जीनोटाइप क्या होता है बेटे, 44 प्लस x और x। अब ये तो इन दोनों को मिलाकर तो क्या होगा 2n। अब -1 करेंगे तो ये 1 किस रूप में आएगा बेटे, x के रूप में आएगा। तो इस फीमेल का जो जीनोटाइप होगा वो 44 प्लस x बराबर यहां पर क्या हो जाएगा 45। यानी ऐसी फीमेल में बार बॉडी अनुपस्थित होगी। ये डिटेल आगे बेटे आनुवांशिक विकार में पढ़ेंगे अपन, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है या फिर जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, तो सिंड्रोम वही लेंगे। लेकिन यहां आप अच्छी तरह से समझ ले कि दूसरा जो प्रकार है, दूसरा प्रकार इसका जो है वो है एन्यूप्लॉइडी। तो बेटे एन्यूप्लॉइडी में आपको याद रखना है कि यहां पर जो बदलाव आएगा
यहां पर जो कमी या अधिकता होगी वह एक या दो गुणसूत्रों के रूप में होगी और किसी भी सेट पर हो जाएगी। जैसे मनुष्य के अंदर 23 सेट होता है ना, 1 से लेकर 23, तो मान लो पहले सेट पर ये पहला सेट है और ये मान लेते हैं दूसरा है, ये मान लेते हैं ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे टोटल यहां पर 23 सेट होंगे। तो पहले सेट पर अगर एक गुणसूत्र हट जाता है तो उसे अपन 2n-1 के रूप में लिखेंगे। और अगर किसी सेट पर एक गुणसूत्र या दो थे ना, अब एक और बढ़ गया तो वहां पर उसको 2n+1 कहेंगे। अब यहां पर अगर बाय द वे किसी सेट पर यहां पर अगर दोनों गुणसूत्र हट जाए तो इसको 2n-2 कहा जाएगा। तो मोनोसोमी के बाद में यानी यहां आप लिख सकते हैं बेटे, तो एक और होगा जिसको नलीसोमी कहेंगे, यानी नलीसोमी। तो नलीसोमी का माने यह होगा कि किसी सेट पर दो गुणसूत्र अनुपस्थित, ये ध्यान रखना, एक साथ दो गुणसूत्र अनुपस्थित। अब देखो कि किसी सेट पर अगर दो गुणसूत्र आएंगे तो यहां पर देखो ये तो पूरा का पूरा सेट ही खत्म हो जाएगा, तो उस आधार पर ये सेट ही नहीं रहेगा, तो इस आधार पर इसको नलीसोमी कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, यानी इसका फॉर्मूला बनेगा बेटे 2n-2 बराबर 44। यानी एक साथ किसी भी सेट पर, जैसे यहां पर आपके पास में ये हमारे पास में सेट है और इस जगह पर नलीसोमी आई है, यानी यहां पर बेटे अगर नलीसोमी हुआ है तो फिर ये पूरा का पूरा सेट यहां से हट जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये तो था हमारे पास में नलीसोमी। इसी का तीसरा प्रकार जो होगा, ये प्रकार होगा बेटे हमारे पास में यानी ट्राइसोमी। अगला जो प्रकार आ रहा है यह है ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी का जो मतलब है किसी सेट पर, यानी इसका फॉर्मूला बनेगा 2n+1 = 47। ये बच्चों याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है कि ट्राइसोमी क्या होती है। तो ट्राइसोमी का मतलब होता है कि किसी भी सेट पर एक गुणसूत्र की अधिकता, और ये सेट कहीं पर भी अधिकता आ सकती है, तो ये ध्यान रखना। अब इसके अपन एग्जांपल लेते हैं। तो पहले एक बार अच्छी तरह से आप देख ले कि यहां क्या हुआ बेटे, कि ये जो यहां पर था हमारे पास में, ये जो है क्या कहते हैं, ये 3 प्रकार है। यानी यहां आप देखेंगे तो ये 3 प्रकार है, 2 के बजाय यहां पर अपन लिख देते हैं, यानी 3 प्रकार। 2 की बजाय बेटे यहां पर आप लिखेंगे 3, यानी ये 3 प्रकार की होती है। तो पहले क्या लिखोगे, मोनोसोमी। तो मोनोसोमी का फॉर्मूला है 2n-1। तो 2n-1 का मतलब ये है कि किसी भी सेट पर एक गुणसूत्र की अधिकता, तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, यानी बोलेंगे बेटे मोनोसोमी। तो इसका फॉर्मूला 2n-1 आएगा। और इसका एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम है, जो किस रूप में ट्राइसोमी बताओगे, एक्स के रूप में। दूसरा इसमें नलीसोमी आता है बेटे। तो नलीसोमी का माने होता है किसी सेट पर दो गुणसूत्र की अनुपस्थिति, यानी यहां पर किसी भी सेट पर एक साथ 2 गुणसूत्र कम होंगे, तो जो एक साथ 2 गुणसूत्र कम होंगे वो सेट पूरा का पूरा जो है हट जाएगा, तो ये नलीसोमी। और दूसरा इसका है ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी का फॉर्मूला है बेटे 2n+1 = 47। यानी यहां क्या याद करोगे, किसी सेट पर, इसका मतलब क्या होगा, किसी सेट पर एक गुणसूत्र की अधिकता, एक गुणसूत्र की अधिकता। तो ये थोड़ा सा याद रखना। यानी ट्राइसोमी का माने होता है किसी सेट पर एक गुणसूत्र की अधिकता। अब इसके उदाहरण अपन लेते हैं, बेटे। अगला इसमें आएगा ट्राइसोमी के एग्जाम्पल अपन ले। हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइसोमी, यानी उदाहरण, ट्राइसोमी के उदाहरण। तो ट्राइसोमी के उदाहरण में आपको याद रखना है, यानी PEDKC बटे यानी 13, 18, 21, X और Y। तो इसका पहला एग्जाम्पल होगा यहां पर पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम का माने होगा यानी 2n+1
प्लस 1 और ब्रैकेट में 13 लिखोगे और बराबर 47, यानी कहां पर ट्राइसोमी हुई? 13वीं जोड़ी पर। तो ये यहां पर याद रखना 13वें सेट पर, 13वें सेट पर ट्राइसोमी, 13वें सेट पर ट्राइसोमी। इसका दूसरा एग्जाम्पल बेटे आपको याद रखना है, वो है यहां पर एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। और इसका फॉर्मूला क्या है? यानी 2n प्लस 1 और 1 के यहां पर ब्रैकेट में 18 लिखोगे और बराबर यहां पर हो जाएगा 47, यानी कहां पर ट्राइसोमी? 18वें सेट पर, 18वें सेट पर ट्राइसोमी, 18वें सेट पर ट्राइसोमी। तीसरा एग्जाम्पल आपको इसमें याद रखना है और यह है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। और इसका फॉर्मूला है यानी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और यह है 21 और इक्वल टू 47। तो यहां आपको क्या याद रखना है? यानी 21वें सेट पर, 21वें सेट पर ट्राइसोमी, 21वें सेट पर ट्राइसोमी। तीसरा चौथा उदाहरण आपको याद रखना है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम का फॉर्मूला बनेगा यानी 2n प्लस 1, लेकिन बेटे क्या होगा? x, यानी k के नीचे क्या आ रहा है? देखो ये तो p, ये 18, ये 21, ये x और ये y। तो यहां इक्वल टू तो हो जाएगा 47, यानी यहां आप लिखोगे x के रूप में, x के रूप में ट्राइसोमी, x के रूप में ट्राइसोमी। अब इसमें भी ध्यान रखना, जैसे यहां पर हमारे पास में मेल है, मेल, तो मेल में तो कैसे लिखोगे? 44 प्लस एक्स वाई, और यहां पर बेटे ये तो हुआ हमारे पास 2n और प्लस क्या कर देंगे अपन? x। तो ये मेल क्या हो जाएगा? 44 प्लस एक्स वाई। तो ये तो मेल हो गया, यानी गायनेकोमैस्टेजिया। फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में ये कैसे होगा? तो फीमेल में ये ऐसे होगा बेटे 44 प्लस x और x, और यहाँ ये तो है, ये दोनों तो 2n है और प्लस यहाँ पर ये x के रूप में ट्राइसोमी हो रही है। तो फीमेल क्या हो जाएगी? 44 प्लस x और x, यानी ये फीमेल हो जाएगी यहाँ पर सुपर फीमेल, ये फीमेल हो गई यहाँ पर सुपर फीमेल। तो बच्चों अच्छी तरह से याद कर लें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यानी यहां पर जो ट्राइसोमी होगी वह x के रूप में होगी। तो अगर नर है तो नर में 44 प्लस एक्स वाई तो पहले से होता है, और एक x और जुड़ गया तो ये नर हो गया 44 प्लस एक्स वाई वाला। तो इस नर के अंदर एक तो बार बॉडी पाई जाएगी और इस नर के अंदर महिलाओं के लक्षण आ जाएंगे, क्योंकि आप देखो यहां पर अतिरिक्त x गुणसूत्र आ गया, अतिरिक्त x गुणसूत्र आ गया, तो यहां पर महिलाओं के लक्षण आ जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? यहां फीमेल के अंदर पहले से 2x है और एक x और जुड़ गया तो यहां फीमेल में हो जाएगा 3x। तो अब इस फीमेल के अंदर कितनी बार बॉडी पाई जाएगी? 3। ये वर्णन बेटे आगे अपन जो क्रोमोसोमल विकार पढ़ेंगे वहां पर इनका पूरा वर्णन पढ़ेंगे, और साथ में जो है इनके लक्षण भी अपन वहां पर देखेंगे। तो ये तो हुआ क्लाइनफेल्टर। और तीसरा जो है, चौथा यानी पांचवा, ये है क्रिमिनल सिंड्रोम, क्रिमिनल्स सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम। अब क्रिमिनल सिंड्रोम में आपको क्या याद रखना है? यानी 2n प्लस 1, लेकिन 1 बेटे किस रूप में होगा? यहाँ पर ये y के रूप में होगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 47। अब ये जो सिंड्रोम होगा ये केवल नर के अंदर ही होगा, और यहाँ नर क्या हो जाएगा? भाई 2n का माने क्या हो जाएगा? 44 प्लस एक्स वाई, ये तो 2n का मतलब हो गया, प्लस यहां पर अतिरिक्त जुड़ा वो y जुड़ा, तो बराबर क्या हो जाएगा? 44 प्लस एक्स वाई और y। तो ये जो नर होगा इस नर को कहेंगे सुपर मेल, सुपर मेल। लेकिन यूं मत समझ लेना पढ़ने में सुपर होगा, ये ध्यान रखना, ये पढ़ने में सुपर नहीं होगा, लड़ने में सुपर होगा। ये क्रिमिनल कैटेगरी का होगा, बात बात पर झगड़ा करने वाला होगा, यहां तक कि ये साइकिक किलर भी होगा। तो बेटे ध्यान रखना, इसी तरह से सुपर फीमेल जो होती है वह भी कोई पढ़ने में सुपर नहीं होती है, झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है, बात बात पर अपनी सासू मां से लड़ती रहती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
तो ये हुआ हमारे पास में ये सिंड्रोम। तो ये ट्राइसोमी के उदाहरण थे बेटे, जिसमें 4-5 उदाहरण मैंने बताए। एक तो पटाउ सिंड्रोम मैंने बताया, एडवर्ड सिंड्रोम मैंने बताया, डाउन सिंड्रोम मैंने बताया, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम बताया और क्रिमिनल सिंड्रोम बताया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये था बेटे हमारे पास में संख्या में बदलाव के कारण होने वाले उत्परिवर्तन। किसमें बताया बच्चों मैंने? ये संख्या में बदलाव के कारण। तो एक बार और अच्छी तरह से समझ ले कि संख्या में बदलाव के कारण कितनी तरह से उत्परिवर्तन आ सकते हैं। तो संख्या में 2 तरह से बदलाव आ सकते हैं। पहला बदलाव आपको याद करना है कि अगुणित सेट के रूप में बदलाव आ सकता है। तो बच्चों जो अगुणित सेट के रूप में बदलाव आएगा वह भी 2 तरह से आएगा, या तो अगुणित सेट की वृद्धि होगी या फिर अगुणित सेट की क्या होगी? कमी होगी। तो अगर अगुणित सेट में वृद्धि होती है या कमी होती है तो फिर क्या क्या कहेंगे? जैसे पहले याद कर लेना, संख्या में बदलाव 2 तरह से, एक तो अगुणित सेट के रूप में और एक या 2 गुणसूत्रों के रूप में। तो बच्चों अपन ने संख्या में परिवर्तन के कारण जो उत्परिवर्तन होंगे उसको 2 भागों में बांटा। एक पहला भाग तो था असुगुणिता और एक था सुगुणिता। तो पहले अपन ने सुगुणिता को लिया। तो सुगुणिता में परिवर्तन कैसा आया? यानी अगुणित सेट के रूप में परिवर्तन आया। अब यह परिवर्तन भी 2 तरह से आ सकता है। पहला परिवर्तन कैसा आएगा बच्चों? तो पहला परिवर्तन जो आएगा वह परिवर्तन कैसा आएगा, यानी किसकी वजह से आएगा पहला परिवर्तन? तो फिर आएगा बेटे अगुणित सेट में वृद्धि से, है ना, या फिर अगुणित सेट में कमी से। तो सुगुणिता के 2 प्रकार होंगे, मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। तो मोनोप्लॉइडी के अंदर तो क्या होगा? 2n-n यानी बराबर n, एक साथ एक अगुणित सेट में कमी हो जाएगी, यानी यहां पर 23 गुणसूत्र या तो यहां पर कम होंगे। तो ये तो था मोनोप्लॉइडी। दूसरा वहां पर आपको याद रखना है बेटे, वह है पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी में आपको क्या ध्यान रखना है कि पॉलीप्लॉइडी के अंदर एक या एक से ज्यादा अगुणित सेट में वृद्धि होगी। अब बेटे एक सेट में वृद्धि होती है तो 2n तो पहले से होता है और साथ में n और जुड़ गया तो क्या हो गया? 3n, यानी क्या बनेगा? ट्रिप्लॉइड। अगर 2 अगुणित सेट में वृद्धि होती है तो 2n तो पहले से होता है जंतु, अब n और n यानी 2n और जुड़ गए तो क्या हो गया? 4n, यानी टेट्राप्लॉइडी हो गई। अगर बाय द वे 3 अगुणित सेट में वृद्धि होती है तो 2n से पहले से था, n प्लस n यानी 3n और जुड़ गया यानी 5n, और 5n होते इसको कहेंगे पेंटाप्लॉइडी। बेटे 4 अगुणित सेट में वृद्धि होती है तो 2n तो पहले से था, n 4n और जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगी हेक्साप्लॉइडी। तो आपने देखा होगा कि ये हेक्साप्लॉइडी अधिकतर गेहूं के पौधों में इनमें ज्यादा पाई जाती है। और ये जो बदलाव आते हैं ना बेटे, ये मियोसिस के दौरान जब जीन विनिमय होता है ना, उसी समय क्या होता है, या जब अर्धसूत्री विभाजन होता है वहां ये गलतियां होती है और इन गलतियों की वजह से गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव आता है। तो पहला बदलाव तो सुगुणिता के रूप में आया, यहां तक क्लियर। दूसरा जो बदलाव आएगा ये बदलाव रहेगा बेटे हमारा किसके रूप में? यानी असुगुणिता के रूप में। तो असुगुणिता आपको किस तरह से याद होगी? तो असुगुणिता को आपको याद करना है वही 2 तरह से, या तो किसी भी सेट पर, अब अगुणित सेट नहीं, अब जो कमी या ज्यादा होगी वो किसी 1 या 2 गुणसूत्र की होगी। तो अगर किसी भी सेट पर 1 गुणसूत्र कम होता है तो क्या लिखोगे? 2n-1 बराबर मनुष्य तो 45। अब ये जो 1 हुआ है ना बेटे, ये किसी भी सेट पर कम हो सकता है, तो इसको क्या कहोगे? मोनोसोमी। तो मोनोसोमी का मतलब क्या हुआ? किसी भी सेट पर 1 गुणसूत्र की कमी। लेकिन यही कमी अगर बेटे 2 गुणसूत्रों की हो जाती है किसी एक सेट पर, ये ध्यान रखना, किसी भी एक सेट पर अगर 2 गुणसूत्र उसके एक साथ कम हो जाते हैं 2n-2, तो फिर इसको आप नलीसोमी कहेंगे। यानी नलीसोमी का माने किसी भी सेट पर मौजूद 2 गुणसूत्रों का एक साथ कम हो जाना। उसके बाद में फिर हमारे पास में आए बेटे ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी का माने बढ़ना होता है, यानी किसी भी सेट पर अगर 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है तो जहां 2 थे पहले अब 3 हो जाएंगे, तो इस घटना को ट्राइसोमी कहेंगे। तो ट्राइसोमी के जो एग्जाम्पल हैं वो मैंने आपको यहां पर बताया PEDKC, और इसका फॉर्मूला क्या है?
2n + 1 बराबर 47। अब बेटे ये याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन आता है यहां से कि जब गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव आता है ना, इसे सिंड्रोम कहा जाता है। तो अगर ट्राइसोमी 13वें जोड़ी सेट पर होती है तो पटाव सिंड्रोम, अगर ट्राइसोमी 18वें सेट पर होती है तो एडवर्ड सिंड्रोम, और अगर 21वें पर होती है तो डाउन सिंड्रोम, अगर एक्स के रूप में होती है तो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, और अगर वाई के रूप में होती है तो इसको क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं। तो ये सिंड्रोम के नाम आपको याद करना है, और कौन कौन से सेट पर ट्राइसोमी होती है ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफी था बच्चों, और अगला लेसन, फिर इसका अगला टॉपिक हमारा जो आएगा वो संरचना वाला होगा, जिसको अपन नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। समझता हूं कि बेटा आपको समझ में आया होगा, और इसको अच्छी तरह से पढ़ना, अधिकतर क्वेश्चन यहां से आते हैं, काफी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोशन मंच पर पढ़ने के लिए। ओके बच्चों, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।